हेलो 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 हो, कैसी है आवाज मेरी? कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ एफ कैट के इस बैच में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। कल हमने किया था ग्रेविटेशन और उसकी यूनिट, उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अभी आज आपके साथ और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप सभी लोग बढ़िया? एक बार फिर से मेरे साथ एफ कैट के। आप सभी को आवाज क्लियर है मेरी? एक बार बताना जल्दी से। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सभी लोगों को जय हिंद। आप सभी के यहाँ कैसा मौसम जरा बताना। इस यहाँ तो बड़ी गर्मी हो रही है, मतलब बरसात के मौसम में गर्मी है। तो आप लोग बताइएगा आपके यहाँ कैसा है माहौल इस समय? बताओ कैसा है मौसम आप सभी के यहाँ पर? यहाँ बहुत गर्मी है। आवाज क्लियर आ रही सभी को? मैं दिखाई दे रहा हूँ प्रॉपरली? बहुत बढ़िया। दिख रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। जय हिंद सभी लोग जय हिंद कर चुके, लेकिन बताओ माहौल कैसा है वहां का, ये तो बताओगे नहीं ना। आप सभी के यहाँ का मौसम कैसा है? मतलब क्लियर है? सुमन मालवीय कहने बहुत बारिश हो रही। कहाँ बेटा, आप किस स्टेट में है अभी या शहर में है? वृंदावन में बारिश नहीं हो रही, वो तो मुझे पता है, यूपी में ही है वृंदावन। तो यूपी के किसी भी हिस्से में बारिश नहीं हो रही है। आप लोग अगर किसी और स्टेट में तो बताना, उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो रही है। राधा कह रही है कि वहां तो बारिश नहीं हो रही, कहीं गर्मी पड़ रही। स्टीव रॉजर्स, हाँ पड़ तो रही गर्मी, और बहुत गंदी वाली गर्मी है ये। पुरुषोत्तम सर, बहुत गर्मी हो रही, वो तो है। शालिनी मौर्य, आप लोग जितने भी लोग गर्मी वाले, मुझे लगता है सभी ये लोग कहाँ से हैं? एमपी में बहुत बारिश हो रही, नो डाउट। चेन्नई वेरी हॉट सर है, वेरी गुड, चेन्नई हॉट है। चेन्नई में कुछ जिले आपके हॉट है, बादल हो रहे हैं, बारिश नहीं हो रही। नैन्सी भी कह रही मुंबई में तो हो रही है, हाँ वो तो हो रही, मुंबई में तो हो रही है बेटा। माया कह रही मुंबई में हो रही, मुंबई में तो होगी, नो डाउट। मुंबई में नहीं होगी तो और कहाँ होगी? लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश का जो हाल है, जो मुझे दिख रहा है, वहां पे नहीं हो रही है। वहां पे नहीं ही हो रही है। नैन्सी कह रही उत्तराखंड में हो रही है। उत्तराखंड में तो हो रही भाई, शायद पहाड़ों पे। हाँ, यूपी से जो भी लोग होंगे वो गर्मी के हैं तो समझो उत्तर प्रदेश से ही हैं वो लोग। राइट। बहुत बढ़िया, मतलब उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी सब जगह बारिश हो रही है, ऐसा कुछ माहौल है। तो कल का क्वेश्चन आप लोगों ने करना है कल के लिए। कल जो क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने, आज हम लोग कवर क्या करेंगे? विंध्य में नहीं हो रही सर बारिश, बिल्कुल सही बात है। विंध्याचल में नहीं हो रही है। आज क्या कवर करेंगे? ग्रेविटेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्त। ग्रेविटेशन टॉपिक था ना कल हमारा, उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू करेंगे अभी थोड़ी देर में आपके साथ यहां पर। दूसरा फिर लाइट टॉपिक करेंगे। लाइट में देखेंगे टॉपिक में क्या क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन, ये सब करेंगे हम लोग। और इसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे लाइट्स की। और एमसीक्यू का डिस्कशन भी होगा। ठीक ना? क्लियर? मथुरा में बहुत ज्यादा गर्मी है, एक्सट्रीम। मैं तो सोच रहा था मथुरा आने की, लेकिन तुम लोग ने अच्छा किया बता दिया, मैं नहीं आऊंगा अब। हाँ, मैंने सोचा था मथुरा में आऊंगा मैं, लेकिन मथुरा में नहीं आऊंगा। निकिता करी मैं पंजाब से, कोई बात नहीं, पंजाब में बारिश हो रही नहीं हो रही हो तो पता नहीं चला मुझे। चले क्वेश्चन करें। अच्छा किया बता दिया, अब नहीं आऊंगा मैं। बताओ। मुझे लग रहा था मुझे आना चाहिए था मथुरा घूमने, लेकिन मैं अब नहीं आऊंगा। मैं अब तो बिल्कुल नहीं आऊंगा, ठंडी में आऊंगा फिर, जब ठंडी पड़ेगी वहां। बताओ इसका आंसर क्या होगा? पूछा गया है वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू ड्यू टू द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द इज ट्रू फॉर द ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहते। अब चलो इसको बताओ, इसको यहाँ पे आंसर दो, इसका ज्यादा बातें कम करो। जो पूछा गया है यहां पर उसके बारे में बताओ जल्दी से। यहां पर वैल्यू इज द सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स, द वैल्यू इज लीस्ट ऑन पोल्स, द वैल्यू इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ऑन इक्वेटर, द वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। बताओ क्या होगा। स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? देखो कहा गया है तो ड्यू टू ग्रेविटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो जी की वैल्यू होती कहां पर होती? पोल्स पे होती है। जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां होगी? देखो सरफेस के ऊपर जाने पर अपर साइड और बिलो, मतलब अबव और बिलो क्या होगी? दोनों। अबव जाओगे तो भी क्या होगी, और बिलो जाओगे तो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। दोनों केस में क्या होगी? डिक्रीज होगी, राइट। सरफेस के ऊपर जाने पे, नीचे जाने पे डिक्रीज होगी। सरफेस पे मैक्सिमम होती है, कहते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ भी, क्या मैंने बताया था, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होगी? क्या होगी? जीरो होने वाली। तो यहां पूछा कि सेम एट द इक्वेटर पोल्स, ये बात गलत है। द वैल्यू लीस्ट ऑन द पोल, ये भी बात गलत है। वैल्यू इज ऑलमोस्ट एलिजिबल ऑन इक्वेटर, ये बात सही है, ये बात गलत है। ठीक, तो ये इंक्रीज पोल टू इक्वेटर इंक्रीज नहीं होती, इक्वेटर टू पोल इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। डी क्यों होगा? देखो वैल्यू इंक्रीज क्या होती? वैल्यू जो पोल्स पे ज्यादा होती है तो पोल्स पे जाने पे इनके डिक्रीज लिखना होना चाहिए था। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद सभी को, जय हिंद जितने लोग यहां पर हैं। अब आगे पूछा गया द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन। बताओ किसके बीच में फोर्स को डिक्राइज करता है ये? कल सारी बातें हुई थी, आज क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट बताओ। इसलिए मैं साइड रहता हूं, आप बताओ आंसर क्या होगा। अरे लीस्ट होती तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ऑलमोस्ट मतलब ये नहीं कहा पूरा जीरो होती है कि आप इक्वेटर पहुंच गए, लेकिन जो तीसरा चौथा पॉइंट तो ब्लंडर है, फोर्थ पॉइंट तो ब्लंडर ही है ना। तो इन सभी चारों में तीसरा सबसे लीस्ट आपका करेक्ट हो सकता है बस। अब क्वेश्चन पूछा गया द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन। बताओ किसके बीच का? एनी टू बॉडीज हैविंग मास, अर्थ एंड पॉइंट ऑफ मास ओनली, अर्थ एंड सन ओनली, द टू चार्ज बॉडीज। किसके बीच में बात की गई है यहां पर? फटाफट बताएं किसके बीच में बात हुई है यहां पर? क्या होगा जवाब? तो जवाब देखो कहा गया, हमने कल बताया था दो आपके मास होते हैं m1 और m2। तो इनका जो मास होता है उनके मल्टीपल की क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उनके बीच की दूरी का इनवर्सली रिलेशन होता है। यही बताया था ना, ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल टू, या ऐसे इनवर्सली रिलेशन में जो दिखाया था हमने आपको, ऐसे कुछ बताया था। फिर जो हमने इसको ऐसे किया था तो हमने क्या दिखा था? जी। ये था यहां पर, तो क्या होगा? दो ऐसी बॉडी जिसमें क्या हो? मास हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। बिल्कुल सही बात बताई, 78% लोगों का जवाब सही है। यहां पर पूछा गया था अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाई। बताओ क्यों रहता है पृथ्वी पे वायुमंडल? पृथ्वी का वायुमंडल क्यों है? फटाफट बताना है, पृथ्वी पे वायुमंडल क्यों है? बताओ फटाफट बताना है ये। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अर्थ एटमॉस्फेयर हेल्ड बाई, क्या होगा यहां? सिंपल देखा गया है, विंड, क्लाउड, मैग्नेटिक, क्या ग्रेविटी से है। ग्रेविटी ही होती जो उसको पकड़ के रखती। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ग्रेविटी के कारण बचा हुआ इसमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ी, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं
और चार्ज पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं होता एटमॉस्फेयर का। अगला क्वेश्चन यहां पूछा गया यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ डिपेंड अपॉन। तो कहा गया ना, फॉलोइंग फैक्टर डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, या शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो ये पूछा गया फैक्टर डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिपेंड ऑन। तो दो चीजों पे होगा, ये मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया फैक्टर डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो अर्थ की बात की गई तो क्या होगा, मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ, दो चीजों पे होता है। एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, यहां कोई और बॉडी नहीं, केवल अर्थ, ऑन द अर्थ की बात की गई तो किसका, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करेगी। कि मास ऑफ द बॉडी पे होगा, बताओ क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, दो चीजों पे डिपेंड करेगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन मैंगो फॉल्स ऑन द फ्रॉम अ मैंगो ट्री। बताओ, कोई आम के पेड़ से गिरता है, अभी आम का सीजन भी चल रहा है, बताओ आम का ही एग्जाम्पल आ गया तो क्या होगा। पूछा गया, ओनली द अर्थ अट्रैक्ट द मैंगो, द ओनली मैंगो अट्रैक्ट द अर्थ, बोथ मैंगो एंड अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर, और ये कहा गया बोथ मैंगो एंड अर्थ रिपल ईच अदर। तो दो कौन कौन होगा, बताओ जल्दी फटाफट। बताओ। तो कहा गया दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो अर्थ का अट्रैक्शन होगा वो मैंगो के ऊपर ज्यादा होगा। मैंगो का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होगा जरूर, लेकिन वो निलिजिबल होगा बिल्कुल। लेकिन कहा गया दो पिंड आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, हर एक चीज अपने एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। और ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, एक आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसमें रिपेल की कोई बात नहीं होती है। दूसरा, ये बहुत लॉन्ग रेंज तक भी लगता रहता है। तीसरा, कि ये हमेशा अट्रैक्ट ही करता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत निलिजिबल टाइप की होती है। तो यहां बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन यहां अर्थ का जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा प्राइमरली। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। यहां लिख रहे हैं ओनली अर्थ, नहीं बेटा, हमने कल क्या समझाया था, हर एक पिंड एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, उनके दोनों के बीच के मास का जो गुणनफल होता है और उसके बीच की जो दूरी होती है उसका स्क्वायर होता है। ये M1 M2, मतलब ऐसा नहीं M1 M2 को करेगा या M2 M1 को करेगा, इसमें ये नहीं कहा गया। मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, चीजें उधर ही चली जाएंगी। ठीक, ये आपका होगा, दोनों होंगे यहां पर सी, बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून सरफेस क्या होता है, बताओ। कल ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, किसी भी चीज का वेट मून के सरफेस पे क्या होगा। तो मैंने कहा था मास और हमने उसमें डिफरेंस निकाला था, द गैप बिटवीन मास एंड, मास और वेट के बीच का रिलेशन था। तो मास क्या होता है, M into G होता है। अब यही क्वेश्चन पूछा गया कि जितना मास होगा उसका 1/6 कर देंगे।
1/6 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, जितना पृथ्वी पर होगा वेट होगा उसके 1/6। वेट का 1/6 होगा, मास का 1/6 नहीं, क्योंकि मास हमेशा सेम रहता है, बिकॉज मास रिमेन ऑलवेज सेम। ठीक, तो क्या होगा? सी ऑप्शन। 75% चीजें सही है यहां पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? बताओ, ये पूछा गया वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा सरफेस ऑफ द अर्थ पर। सुहासिनी जेड, बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? तो पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन पूछा गया, 9.8 मीटर पर सेकंड होगा ये। अर्थ पे बात की गई तो इसलिए क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कल मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। मास ऑफ द अर्थ हमें पता है। बहुत से लोग देखो इसको भी गलत कर देते हैं, मतलब वो महान ही की कैटेगरी में उनको हम डालते हैं तो ज्यादा बेहतर। द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑन डिप नॉट डिपेंड, बताओ किस पे डिपेंड नहीं करता। कल भी बताया था किस पे डिपेंड करता। मैं सारी चीज को मैंने आपको डिक्लेयर किया था यहां पर, तो आप बताओ किस पे डिपेंड नहीं करेगा। बताओ। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो दो चीजों के बीच में था, मैंने बताया था फोर्स किस पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये भी बताया था। दूसरा बताया था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये दो पॉइंट से, एक पॉइंट ये था एक पॉइंट ये था, तो उनके मास और उनके सेपरेशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड मीडियम ऑफ द बिटवीन टू बॉडीज, तो किस पे डिपेंड करेगा? तो पूछा गया है नॉट डिपेंड। तो पूछा कि देयर सेपरेशंस, उनकी जो दूरी है वो मीडियम ऑफ टू बॉडीज नहीं करेगा। मीडियम से कोई मतलब नहीं होता है, आप जान लीजिए। मास कोई जगह तो सेम रहता है, इसलिए मीडियम का कोई लेना देना नहीं है। 60% बात सही है यहाँ पर। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स? बताओ क्या है? बिटवीन टू ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या ही होता है? बताओ फटाफट। अट्रैक्ट इन अ लार्ज डिस्टेंस ओनली, अट्रैक्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस, अट्रैक्ट इन ऑल डिस्टेंस, अट्रैक्ट एट अ लार्ज डिस्टेंस बट रिपल्सिव एट स्मॉल डिस्टेंस। तो पूछा गया टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या सही है। देखो, बड़ी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, चाहे दूर रहे या पास रहे, हमेशा इसका नेचर अट्रैक्शन का ही होता है, कभी रिपल नहीं करता है। और इसका जो फोर्स रहता है उसका लेवल बहुत कमजोर होता है, लीस्ट मतलब वैल्यू कमजोर होती है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। बचेगा क्या? ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑलवेज रिपल, दैट इज सी होगा। मतलब हमेशा ही आपका अट्रैक्शन होगा, कभी रिपल्सन नहीं होता है, राइट। क्या होगा? सी। द वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? बताओ, वैल्यू ऑफ जी क्या होने वाला है? द वैल्यू ऑफ जी। तो पूछा गया इंक्रीज एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस, तो गलत हो जाएगा। अबव द सरफेस जाने पे डिक्रीज होता है। क्या होगा? डिक्रीज वी गो सेंटर ऑफ द अर्थ, रिमेन कांस्टेंट, गलत बात है, बदलता रहता। मोर एट इक्वेटर लेस एट पोल्स, ये भी गलत बात है, उल्टा है। ये बात सही होगी बस। कभी सरफेस के ऊपर जाओ या सरफेस के नीचे जाओगे, दोनों केस में क्या होगा?
डिक्रीज होगा। यहां भी क्या होगा, यहां जीरो रहेगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ऑप्शन क्या होगा, बी। 38% लोग का जवाब सही है बस। दोनों केस में होगा, सेंटर में जीरो होगा बस। मास ऑफ द बॉडी इज 40 kg। बताओ, ये तो आसान सा लगा ही लोगे मेरे दोस्त, कल लगवा के मैं गया था यहाँ पर। ये आंसर 100% आना चाहिए जवाब लोगों का, इस पे 100% से बनता है। मून पर किसी बॉडी का जो मास है वो कितना है, तो वेट ऑन अर्थ पूछा गया तो बहुत आसान चीज है। तो अगर देखो 9.8 मानते हैं जी की वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। अगर 10 मानेंगे तो हो जाएगा 400। तो आप 9.8 मान के लगा रहे हैं बेटा, 9.8 मान के लगा रहे हैं जी की वैल्यू, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बदल क्यों गए मेरे दोस्त, देखो मास सब जगह सेम रहता है, बस जी की वैल्यू तो देखना, अर्थ पे पूछा गया था, अर्थ पे तो पूरी 9.8 ही होगी, मल्टीप्लाई कर लोगे सही हो जाएगा। क्या ही दिक्कत आ रही, देखो सिंपल सी बात समझो, मास ऑलवेज रिमेन सेम। भूल जाते हो क्या बार बार। तो अगर मून पे 40 है तो अर्थ पे भी क्या होगा, 40 है तो अर्थ पे कितना होगा, 40 kg होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पे देखो क्या, 40 मल्टीप्लाई 9.8 कर लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 392 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूछा गया है। अरे 10 लेनी थी तब भी आपके पूरे लोग इधर उधर भटक गए ना, दो ही ऑप्शन में 50-50 होते समझ में आता। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू किस पे लगेगा बताओ, न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशन का नियम है किस पे लगेगा, ये केजी में लिखा ना, तो कहां करोगे उसको, बताओ। तो पूछा कि न्यूटन्स लॉ, स्मॉल बॉडी, प्लांट्स ओनली, ऑल बॉडी रिस्पेक्ट टू देयर साइज, फॉर सोलर सिस्टम, कहीं सभी पे लगेगा, जितनी भी चीजें पृथ्वी पर सब पे लगता है ये। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। बताओ प्रैक्टिस धुआंधार हो रही नहीं हो रही है, सारी चीजें निकल के आ रही नहीं आ रही हैं। अब बताओ यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी मैंने आपको बताया था, जल्दी बताओ फटाफट क्या होगा इसमें, ये भी मैंने करके दिखाया था आपको ये क्वेश्चन। इफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज एफ, इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आर हाफ विदाउट अल्टरिंग द डिस्टेंस, तो पूछा गया मास क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है, तो मास m1 m2 था, ये दो कर दिए गए, ठीक है, इसको कर दिया गया मल्टीप्लाई, और आर स्क्वायर रहा ही ऐसे सेम, राइट। तो पूछा गया ग्रेविटेशन फोर्स में क्या डिफरेंस आएगा, तो m/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4r² हो जाएगा। तो इसको हम अगर सेपरेट कर लें तो कितना आ जाएगा आंसर, 1/4 हो जाएगा। तो F इक्वल टू कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। तो F हो जाएगा F/4। तो ऑप्शन हो जाएगा ए।
61% लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम 6 टाइम मोर देन यूजुअल डिस्टेंस, बताओ क्या होगा एफ का वैल्यू। बताओ, आसान है ना मामला। अभी बहुत रोमांचक दौर में है मैच। क्वेश्चन समझ आ रहे नहीं आ रहे हैं? क्वेश्चन समझ आ रहे नहीं आ रहे हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा कि डिस्टेंस ऑफ द टू बॉडीज बिकम 6 टाइम्स, तो डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, 6 गुना कर दिया, तो कितना होगा 36 हो गया आर स्क्वायर। अब पूछा गया मोर देन यूजुअल, तो एफ क्या हो जाएगा, 36 टाइम है तो यहाँ पे 1/36 हो जाएगा, क्योंकि नीचे की चीजें बढ़ रही है ना, 1/36 हो जाएगा। डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो इनवर्स हो जाएगा ना रिलेशन, डिस्टेंस के साथ इनवर्स का रिलेशन है, मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा 36। 54% यहां जवाब आ गया। तो ये आपको इतना समझ आया नहीं आया? इतनी बातें क्लियर हो गई? मजा आया नहीं इतने में कि कुछ और सोच रहे थे? अभी देखो सबके नंबर देख लो, कितने कितने खास खास नंबर आए तो वो है लोगों के। तो नंबर जो आए देखो, स्टीव के 13 हैं, साहिल के 13 हैं, श्रवण के 12 हैं, काले के, साक्षी के 12 हैं, मित्रश्री के, मिताश्री के आपके हैं 11 हैं, मानसी के 11 हैं, अश्रिथा के हैं 11, और पुरुषोत्तम कुमार के 11 हैं, वर्षा के 10 हैं, काव्या के 10 हैं। ये सभी लोग हैं जवाब देने वाले लोग। और साहिल ने बहुत टाइम लिया, एवरेज टाइम उनका 14 है, लेकिन नंबर ज्यादा सही कि कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन का जवाब ही देना है, कहीं कैसे भी दो। तो आज बात करेंगे किसकी, क्या बोलते हैं, लाइट या फिर प्रकाश की बात करते हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, प्रकाश क्या होता है ये बताना है, प्रकाश किस में होगा ये भी बताना है। कैसा रहा प्रैक्टिस, जरा बताना मुझे, प्रैक्टिस कैसा रहा, मजा आया? प्रैक्टिस में मजा आया नहीं आया, ये बताओ जल्दी फटाफट, ये ऐसे मजाक लग रहा था? तो कहते हैं लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, और जो किसमें चलती है, विच ट्रेवल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म। क्या है प्रकाश, एंड ट्रेवल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म। ये क्वेश्चन आपसे बहुत क्वेश्चन कॉमन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स होता है जब आपको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो, नीड्स नो नीड ऑफ मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में किसी तरह की जरूरत ना हो मीडियम की, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म। अब कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में ओरिजिनेट होती किसी भी मीडियम से, तो लिखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इन अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन, या कैसे लाइट जनरेट इन अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन, लाइट ओरिजिनेट इन
फॉर्म ऑफ रेडिएशन होता है, उत्सर्जन होता है, रेडिएशन एमिट करते हैं, मतलब कि एक विकिरण की तरह पैदा होते हैं ये। और ये विकिरण जो होते हैं, रेडिएशन जो होता है, जो किसी पदार्थ चीज वस्तु पर पड़ता है, तो वो चीजें परावर्तित होकर हमें दिखाई पड़ती हैं फिर। और ये जो रेडिएशन जनरेट होता है उसी को क्या बोलते हैं? इसी को रेडिएशन के प्रकार को क्या बोलते हैं? एंड दिस टाइप ऑफ द रेडिएशन कॉल्ड, एंड रेडिएशन टाइप इज कॉल्ड लाइट। और स्टडी ऑफ लाइट क्या कहलाती है? क्या बोलते हैं? प्रकाश के अध्ययन को क्या बोलेंगे? प्रकाश की मतलब ऑप्टिक्स बोलते हैं। ये बोलते हैं ना, जब स्टडी को हम करते हैं लाइट को, तो उसी के अध्ययन को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो इसी जो रेडिएशन से जो लाइट पैदा होती है, इसी के अध्ययन को बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक ना? ऑप्टिक्स कहेंगे, राइट। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट कहां पे होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट टुक प्लेस इन वैक्यूम। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट एट कहां होती है? निर्वात में। कहां होती है ये? वैक्यूम में। जितना ज्यादा वैक्यूम मतलब जहां पे कोई भी चीज ना हो, ना एयर है, ना वो लिक्विड है, ना आपका गैस, आपका सॉलिड है, कुछ भी नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं। आप कह सकते हैं लुमिनस और नॉन लुमिनस क्या होती हैं? एक दो चीज और, कुछ लाइट, कुछ पदार्थ, चीजें क्या होती, लाइट एमिट करती हैं। तो लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। जो लाइट जनरेट करेंगी, नो लाइट जनरेटेड, नॉन लुमिनस है। जो खुद की लाइट पैदा करें, जो खुद की लाइट पैदा ना करें, जो खुद की लाइट पैदा करेंगे क्या होंगे? लुमिनस। और जो खुद की लाइट पैदा नहीं करेंगे वो क्या होंगे? नॉन लुमिनस होंगे। तो क्वेश्चन पूछा था, ये तो समझ गया कि आप नॉन लुमिनस कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे कोई पूछे मून क्या है, मून क्या है, बताओ मून क्या है? मून क्या होगा? एग्जाम्पल किसका है? नॉन लुमिनस का। उसकी कोई भी अपनी लाइट नहीं है। अभी कोई पूछे लालटेन क्या है, लालटेन जो होती है ना, लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, सूरज हो गया, ये सब क्या है? ये खुद की लाइट जनरेट करती हैं। ये जैसे बल्ब हो गया, सन हो गया, ये क्या है? लुमिनस बॉडी है। जैसे अर्थ पे लाइट पड़ेगी तो अर्थ रिफ्लेक्ट कर पाएगी, उसकी खुद की लाइट नहीं है, तो अर्थ क्या? नॉन लुमिनस। जो किसी की लाइट को रिफ्लेक्ट कर दें, खुद की ना हो, उसे नॉन लुमिनस बोलते हैं। ऐसा नहीं किसी की लाइट पड़े और हम जनरेट को वापस रिफ्लेक्ट कर दें तो हम लुमिनस हो जाएंगे, नहीं। हमें लाइट पड़े या ना पड़े, अगर हमारी लाइट जनरेट हो रही है, हम खुद लाइट पैदा कर रहे हैं, दैट इज हम लुमिनस बॉडी है। अगर हम किसी की लाइट रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं और खुद की पैदा नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स हम नॉन लुमिनस बॉडी हैं। तो जो प्रकाश होते हैं, प्रदीप्त होती है और अप्रदीप्त होती है। अब एक चीज होता है यहां पर दो तरह का, स्टडी ऑफ लाइट कॉल्ड ऑप्टिक्स एंड क्लासिफाइड इनटू टू कैरेक्टर्स। तो नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? डुअल नेचर होता है।
लाइट का नेचर कैसा होता है? डुअल नेचर ऑफ लाइट होता है। देखो कैसे, डुअल नेचर ऑफ लाइट, कैसा होता है डुअल नेचर? कभी कभी प्रकाश हमको कणों के रूप में दिखता है। आप कभी देखें, कभी गांव गए हो आप, तो गांव में कोई आपका घर हो या शहर में ही आपका कोई घर हो, उसमें एक छोटा सा सुराग हो, उधर से तुम्हें एक लाइट जिससे एक रे की तरह दिखती हो, पूरा कमरा अंधेरा पड़ा हो और आप उसको दूर से देखें तो आपको लगे कुछ कण उसमें तैर रहे हैं। तो आपको लगे धूल होगी, मिट्टी होगी घर में जो होगी, और आपको लग रहा है कुछ उड़ भी नहीं रहा है, ना कोई झाड़ू पोछा लगा रहा है, तो वो क्या है? तो कभी कभी प्रकाश जो होते कण की तरह बिहेव करते हैं। क्या होता है? पार्टिकल्स के फॉर्म में बिहेव करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, तरंग जो होती है, जो आपके प्रकाश होते हैं, वो वेव के फॉर्म में बिहेव करते हैं। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स बिहेव लाइक अ पार्टिकल, समटाइम्स बिहेव लाइक अ वेव। तो क्या होगा? और दूसरा, कभी कण की तरह बिहेव करेगा, कभी तरंग की तरह बिहेव करते हैं। तो ये डुअल नेचर होता है किसका? प्रकाश का। कभी कण की तरह बिहेव करता है, कभी जुगनू लुमिनस। बिल्कुल सही बात है बेटा, सही बात। समझ में आई इतनी बात? चले आगे। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि सर अगर आपका जो प्रकाश है कण की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, और उसकी तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा? देखो ध्यान से, देखो यहां पे देखो, अगर प्रकाश हमारा, इफ ऑफ लाइट बिहेव लाइक वेव, अगर वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसमें जो पार्टिकल्स वाले वे गुण नहीं आएंगे। तो वो केवल वेव्स की तरह बिहेव करेगा, तो उसमें पार्टिकल्स वाले के लक्षण नहीं होंगे। और जब पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेगा तो उसमें वेव वाले लक्षण नहीं होंगे। नो प्रॉपर्टी ऑफ और अगर किस तरह बिहेव करेगा? ठीक ना? तो ये ध्यान रखें, अगर वेव की तरह है तो पार्टिकल की तरह नहीं करेगा बिहेव, अगर पार्टिकल है तो वेव की तरह बिहेव नहीं करेगा, मतलब दोनों अलग अलग है। आप देखो वेव की तरह जब बिहेव करता है, कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं उसमें, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? देखो इसमें देखो, अगर हम वेव की तरह बिहेव करेगा, व्हेन लाइट एज वेव, तो क्या क्या होगा? पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन होगा, रिफ्लेक्शन होगा,
रिफ्रैक्शन होगा, ठीक ना। क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। ठीक। अगर पूछा जाए व्हेन बिहेव लाइक अ, तब क्या होगा, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर होंगे ये ध्यान समझो। जब वेव होगा तो ये सारे कैरेक्टर उसमें इन्वॉल्व होंगे, और उसमें होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, क्रॉम्पटन इफेक्ट होगा, क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। दूसरा क्रॉम्पटन इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी देखने को आपको मिलेंगे अगर वो बिहेव करता है एज अ पार्टिकल, और एज अ वेव करेगा तो इसमें ये सारे कैरेक्टर होंगे जो आप देखने को पा जाओगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बताओ, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना सभी को? जो भी है, मतलब जो भी है, इतना मैंने लिखवाया कोई जरूरी नहीं है। देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, देखो समझो बात को। रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है, रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होगा, और जिसमें मीडियम चेंज हो जाए उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, और इसमें क्या होगा। क्लियर? समझ आ रही ना बात? प्रथम शर्मा, अगर सेम मीडियम है तो रिफ्लेक्शन है, अगर मीडियम चेंज है तो रिफ्रैक्शन होगा। कई मीडियम से होकर प्रकाश गुजरेगा तो उसमें क्या होगा, चेंजेस, उसको रिफ्रैक्शन कहेंगे, राइट। चलो ऑप्टिक्स पे आते हैं। ऑप्टिक्स क्या कहती है, जरा ध्यान से देखना, इस बात को समझना, अच्छे से समझ जाओगे फिर हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। देखो, आपका जो रेडिएशन होता है कम्स अंडर द वेव फॉर्म। जो प्रकाश आता है विकिरण के फॉर्म में आता है, तो विकिरण में के फॉर्म में आने पे जो चीजें होती हैं, तो वो जो रेडिएशन के फॉर्म में आएगा फिर वो रिफ्लेक्ट होके होगा ना, रिफ्लेक्शन जितने में होगा वो क्या होगा। तो अगर प्रकाश रेडिएशन के फॉर्म में अगर आ रहा है तो मतलब विदाउट मीडियम ट्रेवल कर रहा है ना, विदाउट मीडियम मतलब होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, और स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो क्या होगा, वो बिल्कुल सीधा आ रहा है। तो विदाउट मीडियम वाली जो बात होगी उसमें हम कहेंगे क्या है, इट इज फॉर्म ऑफ वेव। वो क्या होगा, वेव के फॉर्म में आएगा, पार्टिकल के फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक। पूछा गया है, इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड है, तीन पार्ट्स में। जो स्टडी ऑफ लाइट्स को डील करती है उसको कितने भागों में बांटा गया, तीन। पहला कौन सा है, जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। ये क्या होती है, जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स क्या होती है, जरा ध्यान से देखो। ज्यादा इतना डिटेल नहीं पूछा गया, लास्ट टाइम रिफ्रैक्शन ही पूछा गया था आपसे, रिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन आया था। तो देखो क्वेश्चन क्या था, इट डील्स विद द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से जो डील करे वो क्या है, वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। वेव और फिजिकल ऑप्टिक्स क्या होती है, वेव और फिजिकल ऑप्टिक्स क्या होती है, जरा देखो। कहा गया इट इज कंसर्न विद द नेचर ऑफ लाइट एंड डील्स विद द इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो कहा गया किससे होता है, नेचर ऑफ लाइट से। ये क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट से डील करती है। और जो नेचर ऑफ लाइट होगा मतलब क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, डिफ्रैक्शन होगा और पोलराइजेशन होगा।
फिर क्वांटम ऑप्टिक्स होती तीसरी। क्वांटम ऑप्टिक्स क्या है, कहा गया डील्स विद द इंटरएक्शन ऑफ लाइट with the atomic entities of matter such as photoelectric effect, atomic excitation, ये सारी चीजें क्या है, क्वांटम ऑप्टिक्स है। क्या है, क्वांटम ऑप्टिक्स। क्लियर, क्लियर है ना ये। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन का नियम, जो आपसे पूछा जाएगा। मान लो प्रकाश है पड़ा, वापस लौट गया, रिफ्लेक्शन तो हो रहा है ना ये। इसे क्या बोलते हैं, सूर्य का प्रकाश आया किसी चीज में पड़ा और वापस होके निकल गया, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे होगा, ऐसे दिखाएंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है जरा देखो। किसी भी चीज में पड़ती है, अगर कोई कहे दोपहर में प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा तो नहीं होगा, कोई ना कोई एंगल बनना चाहिए, कोई ना कोई एंगल बनना चाहिए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझेंगे हम पहले। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला नियम क्या कहता है, जो हमारा नॉर्मल होता है, नॉर्मल इंसिडेंट पॉइंट जो होता है, आपतन बिंदु होता है ना, नॉर्मल एट क्या कहा गया पहले के नियम में, ये है हमारा, ये क्या है, नॉर्मल, इसी का कहेंगे नॉर्मल है। और उसके बाद पूछा गया ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये क्या होगी, ये इंसिडेंट रे हो गई ये। और उसके बाद रिफ्लेक्टेड हो गई रे, ऐसे। और इसका मतलब है कि तीनों क्या होंगे, तो मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर होंगे। यह है पहला नियम कि प्रकाश का जो आपतित किरण है, मतलब इंसिडेंट रे, कहां मिलेंगी, नॉर्मल पर, एंड वहीं से कौन सी किरण गुजरेगी, और इसी में कहा जाता है ये जो एंगल बनेगा इसके बीच में, इंसिडेंट एंगल होगा ये, मतलब आई। और जो इधर बनेगा वो क्या होगा, आर। तो ये इंसिडेंट एंगल होगा, और ये क्या होगा, ठीक है ना। और दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहा गया यहां पे पहला नियम ये हो गया। दूसरा है परावर्तन जो कोण होता है सदैव आपतन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, ये तो पहला हो गया। और दूसरा क्या होता है, इंसिडेंट एंगल ऑलवेज रिमेन इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। मतलब कहने का है एंगल आई, एंगल आर, गलत सही, समझ आ गया ना ये। अब तो शायद जिनको ना आती हो उनको भी समझ आ गया हो, जिनको पहले कभी फिजिक्स ना आई हो वो भी समझ रहे होंगे। अब पूछा गया फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट सबसे पहले किसने दी थी,
गिवन बाय, किसने दी थी सबसे पहले फोटोन थ्योरी लाइट की? तो फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट गिवन बाय, जो प्रकाश की फोटोन थ्योरी थी, किसने दी सबसे पहले? न्यूटन ने दी थी सबसे पहले। फोटोन जो होता है, कण होते हैं प्रकाश, ये किसने बताया था? ये न्यूटन ने बताया था। अब पूछा कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी? पहले किसने दी? हाइगेंस ने। और स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहले किसने मेजर की थी? किसने मेजर की थी? रोमन ने मेजर की सबसे पहले। ये तीनों चीज ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से बताना मुझे। यहां पे मैं दिखता हूं, एक क्वेश्चन है आपका, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन। इफ इफ वी चेंज द मीडियम ऑफ लाइट, इफ वी चेंज द मीडियम ऑफ, सबसे पहले न्यूटन ने दिया था बेटा, सबसे पहले न्यूटन ने, बाद में सब लोग देते रहे, लेकिन शुरुआत की थी न्यूटन ने। इफ वी चेंज द मीडियम ऑफ लाइट, देन व्हाट इम्पैक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। बताओ क्या होगा? प्रकाश की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और उसकी गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तीन चीजें पूछी मैंने। आवृत्ति, मैंने क्या पूछा? पहला फ्रीक्वेंसी हो गया, दूसरा स्पीड हो गया, तीसरा वेवलेंथ हो गया। इन तीनों पे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो देखो, एक चीज बहुत अच्छी बात है, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, बट स्पीड चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगी। ये इसका आंसर है। चलो आंसर, एक और क्वेश्चन है। इन फोटोसिंथेसिस, इन थेसिस लाइट एनर्जी
चेंज इनटू बताओ किस एनर्जी में चेंज हो जाएंगे? बताओ जल्दी से। बताओ। माया, काव्या, अर्शिता, देर आर वेरी गुड। बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया बेटा। केमिकल एनर्जी में चेंज होते हैं, द चेंज इनटू लाइट एनर्जी चेंज इनटू किसमें होगा? केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसमें होगा? केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे यहाँ पे कुछ थोड़ा आपके आईक्यू को चेक करने के लिए। अब मैं क्वेश्चन अगर पूछूं कि अगर मैं बताऊं कि सूरज से प्रकाश पृथ्वी पे कितनी देर में आता है? सनलाइट कम्स टू अर्थ इन या विद इन, टाइम बताओ कितनी देर में आएगा? 500 सेकेंड्स में आएगा। 7 सेकंड में नहीं, 500 सेकेंड में आएगा बेटा। कह सकते हैं इसको 8 मिनट 20 सेकेंड। ये तो आपने ज्योग्राफी भी पढ़ा होगा। 8 मिनट 20 सेकेंड। क्लियर हो गया ना? ये बहुत बढ़िया। कौन पक्षपाती हो गया बेटा? कौन पक्षपाती हो गया? कहां खोए हुए हो? कौन तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर रहा है? किसने तुम्हारी भैंस चुरा ली बेटा? बताओ तो। कौन हो गया? चलो बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर?
ऐसे मत किया करो, ऐसे वैसे। चलो बात करते हैं ऐसे, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब पूछते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताओ जरा क्या होता है। चलो इस पे चर्चा करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं। बताओ इसमें और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। इसमें मीडियम क्या होता है, चेंज होता है। जैसे देखो, एक ऐसी कुछ लाइन बना देते हैं, ऐसे ऐसे। ये प्रकाश हो गया, एक मीडियम ये है, एक दूसरा मीडियम ये है, राइट। मीडियम चेंज हो गया है, ओनली वन मीडियम, तो दो मीडियम से चलेंगे हम लोग। एक होगा मीडियम वन, एक होगा मीडियम टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये क्या है, दिस इज द मीडियम वन, और दिस इज द मीडियम टू। ठीक है, जब एक माध्यम से जाएगा दूसरे माध्यम में क्या हो जाएगा। और ये जो देख रहे हैं बीच में जो आपका ये दिख रहा है, ये क्या है, ये नॉर्मल है। इसे अभिलंब बोलते हैं, मतलब नॉर्मल। कोई लाइट यहां से एंट्री की, एक लाइट थी यहां से एंट्री कर रही है, यहां तक आई, यहां तक तो सीधी आई। बाद में क्या कर रही है, थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया उसने, यहां पे आने के बाद एंगल चेंज हो गया उसका, ऐसी हो गई, कुछ इस तरह से गुजर गई। तो मतलब कहने का है जो यहां एंगल है, ये जो अभिलंब के बीच बनेगा ना साइन आई, ये इंसिडेंट एंगल होता है ना ये, और ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, रिफ्लेक्टेड बोल देंगे एंगल इसमें। तो ये दो एंगल बनेंगे, एक आपतित होगी एक अपवर्तित होगी। रिफ्रैक्शन क्या होगा, और ये किस केस में होगा, जब ये क्या होगा, ये मीडियम अगर आपको देखे कैसे पता चला, कैसे कौन सा मीडियम होगा, रेयरर होगा या डेंसर होगा, रेयरर होगा या डेंसर होगा, कैसे पता चलेगा। जब कोई भी किरण ऐसे आए, ठीक है, और वो अपने नॉर्मल के पास आ जाए, मतलब अब इधर आ जाए, तो समझो क्या है, आर की वैल्यू अगर कम है, आई की वैल्यू ज्यादा, मतलब समझो डेंस में आई है। और अगर आई की वैल्यू ज्यादा कम हो जाए और आर की वैल्यू कम हो, आई की वैल्यू ज्यादा आर की कम हो जाए, समझो डेंस में आई है। लेकिन आई की कम है, आर की ज्यादा हो जाए, समझो आपकी कहां है, रेयर में आई है। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आर की वैल्यू कम है, आई की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब डेंस में आई है। तो मतलब आपको यहां पे लिखना होगा कि ये किधर गई, रेयर सो रेयर से जाएगी कहां पर, डेंस की तरफ। ये कहां गई, रेयर से डेंस की तरफ गई है। तो दूसरा मीडियम डेंस है, कैसे पता चला, क्योंकि उसका जो एंगल है कम है, इसका एंगल क्या है, ज्यादा है। ठीक, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिल्कुल सही बात है यहां पर। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल की तरफ जाएगी, और विरल में होगा तो क्या होगा, दूर की तरफ जाएगी। तो ये सिंपल से आप इसके एंगल से पता लगा सकते हो कौन रेयर में है कौन डेंसर में है। और आपको इसलिए बताया, जब कोई भी चीज कहां आती है, किसी भी माध्यम को चेंज करती है, तो चेंज इफ चेंज मीडियम इज चेंज देन फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। इफ मीडियम इज चेंज देन frequency remain
कांस्टेंट। तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, कांस्टेंट है कि बाकी सब कुछ क्या होगा, वेवलेंथ एंड स्पीड और क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक ना। किसका काम होगा, प्रथम क्या बता रहे हो, देखो जिसका कम होगा, देखो जैसे मान लो ये रेयरर है, ठीक है ना, तो जैसे आप घर से बाहर निकले और आपको खुली छूट मिल गई, आप बिल्कुल बहक जाएंगे, फैल जाएंगे, तो आपका एंगल ज्यादा हो जाएगा। रेयर हो जाएगा तो इसका एंगल इससे ज्यादा हो जाएगा। जो इंसिडेंट से एंगल से अगर आपका रिफ्लेक्टेड एंगल ज्यादा हो गया, इसका मतलब आप रेयर में आए हैं। अगर आपका रिफ्लेक्टेड एंगल कम हो गया, मतलब आप डेंस में आए हैं, आप बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे। डेंस मतलब और भी ज्यादा, आए थे गांव से शहर में और ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, मामला सिकुड़ गया, अपने अब इतने नॉर्मल के करीब आ जाएंगे। नॉर्मल से दूर हो गए मतलब आप लोग बिल्कुल खुली हवा में आ गए, मतलब आपका जो मीडियम है पहले वाले से क्या है, ज्यादा आपका क्या है, रेयर है, ये होगा। अब एक नियम आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जरा देख लो, समझ आ गई बात। यहां पहला नियम बिल्कुल उसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बिल्कुल सेम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे आपका देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बिल्कुल सेम कैसे है, समझो बात को, कैसे सेम है। कहा गया है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दो है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो आपका नॉर्मल है, तीनों एक ही पॉइंट पर होंगे, तीनों एक ही पॉइंट पर होंगे, पहली बात, पहला नियम यही है। क्या होगा, एक ही जगह होंगे। दूसरा क्या कहता है, यहां दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो बीच में एंगल है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल रेशियो में होंगे। दो अलग अलग डिफरेंस में इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कलर क्या है, लाइट, सेम लाइट कलर, सेम कलर लाइट in two different mediums, the angle of incident and angle of refraction इन सेम रेशियो में होंगे। तो साइन आई बाई साइन आर होगा इस टू कांस्टेंट, क्या होगा, साइन आई इक्वल टू साइन आर, आर क्या होगा, ऑल्सो कॉल स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, स्नेल का नियम भी बोलते हैं इसको। एंड द कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
and the constant known as जो ये कांस्टेंट है इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। दोनों मीडियम के बीच का जो एंगल उसको क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, और कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक ना, इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं इतने में? इतने में कोई डाउट है कोई डाउट? जल्दी बताओ फटाफट, इसके आगे अब कराएंगे कल। इतने तक कोई समझ में दिक्कत तो नहीं है? आपको मैंने करा दिया जो अपवर्तनांक का जो आपका सिद्धांत था वो भी करा दिया, मतलब परावर्तन भी, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों करा दिया। इतने में किसी को डाउट हो तो मुझे बता सकता है कि सर मुझे डाउट है, मुझे समझ नहीं आया, जैसा भी कुछ आपको लग रहा हो आप मुझे क्लियरली बता सकते हो। बताओ, एनी डाउट? अगर सब कुछ क्लियर हो मुझे बता दो सर क्लियर है, नहीं तो मैं फिर आगे ही कराऊं। फिर आपको अगर लग रहा है कि नहीं सर कुछ चीजें रह गई हैं क्लास में, अभी आपको और भी पढ़ना, मुझे बता दो। अभी आपके साथ मेरी करंट अफेयर की क्लास इसके जस्ट बाद जून का फर्स्ट वीक कराऊंगा, उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, काफी कुछ आप जानने को पाएंगे वहां पर। क्लियर? मजा आया या नहीं आया? क्या बता दूं एक बार फिर से, क्या बताना बेटा, जरा बताओ। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो समझो बात को। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या कहा गया है कि अगर जो हमारे प्रकाश की जो किरण आती है और जो बीच में उसके नॉर्मल है, अभिलंब है, और जो रिफ्रैक्टिव रेज है जो अपवर्तित होती है, तीनों एक ही पॉइंट पर होंगे। पहला नियम, जो अपतित है, अपवर्तित है, मतलब इंसिडेंट, रिफ्रैक्टिव रे एंड प्लस नॉर्मल, ऑल थ्री आर इन अ सिंगल पॉइंट। क्लियर हो गया? दूसरा कहता है इफ वन रे इंसिडेंटेड इन एंगल आई बिटवीन जो आपका नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे उसके बीच में एंगल आई है, एंड द रे इज अ जो रिफ्रेक्टेड रे फॉर्म द एंगल आर बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टेड रेज, both are the ratio of refractive index of these two mediums, one medium and second medium, medium number 1, medium number 2, both angle represented refractive index of medium, both medium। तो refractive index is known as constant, मतलब sin I by sin R is equal to constant, and which constant is refracted या which constant known as refractive index between two mediums, मतलब कि आपका अपवर्तनांक क्या होगा, आपका मीडियम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी अब मैं जा सकता हूं, आपको सारी बातें क्लियर हो गई? ऐसा नहीं बीच में चले गए गुरुजी बताया नहीं, पूरी बात मेरी सुने ही नहीं, तो आपकी मैंने सारी बात सुन ली है। अभी आपको क्लियर हो गया कि जो दोनों मीडियम से कोई लाइट गुजरेगी तो उसके बीच का जो रेशियो निकलेगा वही उस दोनों मीडियम के बीच का क्या होगा, इंडेक्स होगा, अपवर्तनांक होगा। तो जो कांस्टेंट होता साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, विच कांस्टेंट डिक्लेयर क्या करता है, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम अपवर्तनांक जानते हैं, अगर कोई चीज आपकी किस में जाएगी, डेंसर में जाएगी, देन आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इफ आपकी कोई चीज आपकी रेयर में जाएगी तो आर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, जैसे कोई खुले शहर में गया, बिल्कुल खुल गया, फैल गया, कोई पहले से भी कसी जगह में चला गया तो वो क्या हो गया, और सिकुड़ गया, तो आर की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आई की ज्यादा है, आर की कम है, मतलब मीडियम डेंसर था, रेयर टू डेंसर था। अगर आपकी आई की वैल्यू कम है, आर की वैल्यू ज्यादा, मतलब मीडियम डेंसर टू रेयर था। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।